हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर इज 0.018 ओम। टू कन्वर्ट इट इंटू 10 ओम द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर विल बी। शंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो शंट रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन देखो। रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर इज 0.018 ओम। टू कन्वर्ट इट इंटू 10 वी नीड अ शंट फार्मूला। शंट फार्मूला क्या है? IG इंटू, ये मल्टीप्लाई है RG, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट माइनस IG, ठीक है। जो IG है मतलब गिवन है वो 1 एम्पियर है, और जो I है जो रिक्वायर्ड है वो 10 है। तो RG क्या हो जाएगा? RG मतलब रेजिस्टेंस गिवन हो जाएगा 0.018 ओम। और जो शंट के फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.002 ओम। तो इस फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है 0.02 ओम। देन वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि थ्रो अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। इसने कहा है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ लेंथ I एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज़ अ रेजिस्टेंस R ओम। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A हैज़ अ रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस पूछ रखी है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 100% आते हैं पेपर में। देखो इसमें कुछ भी नहीं करता है इस वाले में। जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर हम इन सारी वैल्यू को रखेंगे, रो की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। नहीं पता क्या करनी है, इसमें रो सीधा कट जाएगा, रो से। तो B का आंसर है R/4। ये तो आपको 12th की क्लासेस में भी करवाया होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट इज 5 × 10⁻⁻² ओम। इट इज़ connected across an unknown resistance. The voltage cross cell when a current of 60 ampere is drawn from it is। वोल्टेज पूछ रखी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये रहा इसका सॉल्यूशन। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो हमें दे रखी है R, स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला है इसका V = E - IR। जो V है वो 12 वोल्ट है, जो E है वो 12 वोल्ट है, -60 × 0.0, तो V निकल जाएगा। सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, इसलिए मैं कह रही थी कि फॉर्मूले लर्न कर लो अच्छे से। C का जो आंसर है वो 9 वोल्ट है। फोर्थ का आंसर C 9 वोल्ट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ़ द प्लेन्स ऑफ 2 आइडेंटिकल कंसेंट्रिक कॉइल्स आर द परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है वो, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच कॉइल इज M, और हर एक कॉइल की 2 कॉइल ले रखी है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हर एक कॉइल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो M है। देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द 2 सिस्टम इज। इसने कहा है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ना सिस्टम की, वो कितनी होगी। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर कॉइल के लिए जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगी वो होगी √m² + m² = √2m। ऐसे क्वेश्चन तो याद होने चाहिए, निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो इसको याद ही कर लो, आप कहीं लिख लो इसको, ये सीधा ही आएगा, अगर आएगा तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। √2m। उसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th क्वेश्चन में क्या रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज H, एटम इज। इसने क्या रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना सेंटर पे किसके, हाइड्रोजन एटम के, तो वो कितनी होगी, 24 टेस्ला होगी। वो इसका सी आंसर है, इसको लर्न कर लो, इसको भी, ये भी सीधा ही आएगा, ये भी थ्योरी की तरह ही है बस। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे मूव करें तो 7th क्वेश्चन में क्या रखा है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इन द सर्किट। कॉन्टिन्यूस रहेगा वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे सर्किट के अंदर। कॉन्टिन्यूस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन द सर्किट, या फिर जब कॉन्टिन्यूस रहेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, या फिर कॉन्टिन्यूस रहेगा दोनों केसेस में। इसने पूछ रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कब कॉन्टिन्यूस रहेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट सेम कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, इसने बोला है कि इन एन 8th क्वेश्चन में बोला है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज एंड W द करंट इन प्राइमरी कोयल आर। इसमें ना प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, मैं कह रही थी ना AC ट्रांसफॉर्मर से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये वैसे वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी होते हैं, इनका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। ठीक है, IP इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू ISVS ऐसे करके। ठीक है, तो प्राइमरी कोयल की वोल्टेज और करंट दे रखा है और सेकेंडरी कोयल की सिर्फ वोल्टेज बता रखी है, तो हमें सेकेंडरी कोयल का करंट बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, ये रहा इसका फॉर्मूला, देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए कि क्या होता है कि प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। अगर हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है A 0.2 एम्पियर। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में क्या रखा है कि इन सर्किट शोन इन फिगर द AC सोर्स गिव अ वोल्टेज V इज इक्वल टू 2 cos, मतलब 2000 T, नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग विल बी। इसका डायग्राम ये रहा, और इसमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में जो AC करंट है ना उसकी वोल्टेज दे रखी है 20 cos, और जो L दे रखा है वो 5 mH और C 50 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, और रिएक्टेंस ऑफ L XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, XL इज इक्वल टू ओमेगा L वाला, और 2000 मल्टीप्लाई ओमेगा है 2000 इंटू 5, L है 5 इंटू 10 के पास, सब कुछ दे रखा है। तो रिएक्टेंस ऑफ C, पहले हम रिएक्टेंस ऑफ L निकाल लेंगे, फिर रिएक्टेंस ऑफ C निकाल लेंगे। ठीक है, तो L इज इक्वल टू C, तो रिएक्टेंस ऑफ L और रिएक्टेंस ऑफ C एक दूसरे की इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिएक्टेंस इसका 0 आ जाएगा। टोटल इम्पीडेंस है जो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जो 50 ओम है, तो करंट क्या आ जाएगा हमारा इसमें 0.4 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर, नेट रिएक्टेंस कैंसल वोल्टमीटर रीडिंग। तो हमारी जो वोल्टेज है वो तो 0 वोल्ट आ जाएगी और करंट हमारा 0.47 एम्पियर आ जाएगा, अप्रोक्स करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का ये वाला आंसर ठीक है, ए वाला। ठीक है, ये ए वाला आंसर सही है इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस चेंज लॉसेस ड्यू टू। इसने बोला कि जो कोर करंट
कोर होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो लैमिनेट होता है। क्यों लैमिनेट होता है? टू रिड्यूस लॉस ड्यू टू एडीज करंट। अब एडीज करंट आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, उसमें पढ़ लेना गाइस एडीज करंट क्या होता है। उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन इट्स कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या होगी कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स क्या है? FeH2O NOSO4 इज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेट लिगेंड। इसमें से कौन सा एक चिलेट लिगेंड है? एसीटेट है, ऑक्जेलेट है, साइनेट है या अमोनिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्जेलेट। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन। जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो किस लिए यूज़ होता है? वुड्स रिएक्शन के लिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के लिए, कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। तो गाइस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। ये आपने पढ़े भी लिया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका राइट आंसर डी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फोस्जीन इज। जो फोस्जीन होता है उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? फोस्जीन COCl2। इसको भी याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फोस्जीन का फॉर्मूला। अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ तो इसमें क्या रखा है कि एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किस वाले एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता? इथेनोइक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, पिक्रिक एसिड में या पाल्मिटिक एसिड में? तो इथेनोइक एसिड ओइक इसका सफिक्स है या गाइज, जो ओइक होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक ऐसा पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज। विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो गाइज इसमें कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X Y Z R। तीनों का X का, Y का और Z का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल विल बी। जो रिड्यूसिंग पावर होती है ना मेटल की वो क्या होगी? उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? तो गाइज रिड्यूसिंग पावर, जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके डायरेक्ट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल हमारा Z का -3 वोल्ट, क्योंकि माइनस में चीज़ें उल्टी हो जाती है ना इस वजह से। तो सबसे कम Z का, फिर X का, फिर Y का, ठीक है गाइस। उसके बाद है द आयुपैक नेम ऑफ मोलिक्यूल। इस मोलिक्यूल का आयुपैक नेम बताना आपको। तो इसका नेम क्या है? 3-ब्रोमो। हमने क्लोरो से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों पे अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे हम, और अगर हम क्लोरो से शुरू करते तो ब्रोमो को थर्ड, अगर हम डबल बॉन्ड के हिसाब से शुरू करते ना तो इस ब्रोमो को थर्ड नंबर मिलता और वो सही नहीं था, ठीक है। हमें इस तरह से अरेंज करना है कि डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिले और जो ग्रुप है उसको भी। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, देखो गाइस यहाँ से शुरू करेंगे क्लोरीन से 1 2 3। इस क्लोरीन वाले आइटम को फर्स्ट नंबर देंगे, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। और अगर हम यहाँ से शुरू करते 1,
फिर डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता है, वो सही नहीं रहता। ठीक है, इस वजह से हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर हम लिखेंगे इसको तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये तो बिल्कुल ईजी था गाइज। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो 1 मोलर AlF3 का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि गाइज इसमें देखो 1 मोलर ग्लूकोज जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स नहीं होता, और NaCl में भी इतना नहीं होता है पर इतना नहीं होता, आयनिक फोर्स होता है इसमें, और कैल्शियम क्लोराइड में भी। पर जो AlF3 है ना, उसमें जो फ्लोरीन है ना, उसका स्मॉल साइज़ होने की वजह से जिसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इस वजह से इसका ये आंसर है डी वाला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, फिर हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। व्हेन सेलुलोज बॉइलिंग, अगर हम सेलुलोज को बॉइलिंग करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो गाइस अगर हम सेलुलोज के साथ इसको बॉईल करेंगे तो हमारा ग्लूकोज मिलेगा हमें। ठीक है, इसको भी याद कर लेना गाइस, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो ओइस्ट्रस फेज होती है वो प्रीमेट्स में होती है, लाइक मंकीज़ में। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएटली कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किस हार्मोन के कम हो जाने से मेंस्ट्रुएशन इमीडिएटली हो जाती है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD। जो कॉपर आयन है वो गाइस वो प्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। और जो ये बाकी ऑप्शंस देख रखे हैं ये भी अलग अलग जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, लाइक अगर जो ओरल पिल होती है वो इनिबिट कर देती है ओव्यूलेशन को, और जो अदर हम जेलीज वगैरह यूज़ करते हैं वेजाइना में, तो वो इंक्रीज़ कर देती है फैगोसाइटोसिस के स्पर्म को। यूट्रस में तो नहीं करती वो जेलीज वगैरह, वो सर्विक्स में ही कर देती हैं। तो गाइज इसका जो हमारा जो सही आंसर था ना थर्ड वाले का, वो था दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी इन द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें, एम्ब्रियो with more than 60 blastomere formed due to in vitro fertilization is transformed into, देखो अगर 8 का करेंगे, 8 जिसको हम मोरूला बोलते हैं, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। पर अगर ये 16 ब्लास्टोमियर का करेंगे तो हम इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फॉइटस ऑफ इम्यूनोसेंटेसिस, क्या हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। देखो जितने भी है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सेक्स ऑफ फॉइटस या डाउन सिंड्रोम, ये एम्यूनोसेंटेसिस क्या होते हैं, जो मदर होती है उसके जो प्लेसेंटा है उससे हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम से हमें बाकी तीनों पता चल जाएंगे, पर जॉन्डिस पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम में नहीं होगा, ये सनलाइट की कमी की वजह से होगा जॉन्डिस बच्चे को, और होता ही लगभग सभी बच्चों को। ठीक है, इसके लिए जॉन्डिस के लिए हम फोटोथेरेपी भी देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब टू अनदर फीमेल इज़ नोन एज, इसने बोला है कि अगर हम ओवम को ले लें डोनर से, मतलब ऐसी वुमेन जिनमें जो है एग नहीं बनता, ठीक है, तो उनके लिए है ये कि हम किसी और वुमेन से ओवम ले लेंगे और उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें रख देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं।
गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र कहते हैं उसको हम। क्या करते हैं इस टेक्निक में कि किसी से ओवम ले लेंगे और फिर उसको उसके फेलोपियन ट्यूब में डोनर का ले लेंगे और रिसेप्टेंट के फेलोपियन ट्यूब में प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है कि मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस में परफॉर्म किए थे? पाइसियम सैटिवम, जो साइंटिफिक नेम है पी का। इसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व किए थे उसने, ठीक है। उसके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर बेड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्यों करते हैं? बेसिकली ताकि जो है इंटर फर्टिलाइजेशन ना हो, एक ही प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन बता रखा है इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करवाने हैं। मैंगलोइड चाइल्ड जो डाउन सिंड्रोम होता है जिन चाइल्ड को, उनको मैंगलोइड चाइल्ड कहते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द नोन एज, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। ये फ्लावरिंग प्लांट वाले क्वेश्चन था जो मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कल मैं लाइव आई थी अपने दूसरे वाले चैनल पे और मैंने बताया था कि वो वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसमें पेरिस्पर्म भी दे रखा है, उसका क्वेश्चन पूछ रखा है। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको ये वाली सीरीज़ बेनिफिशियल लगे तो बता देना कि मुझे कंटिन्यू करनी है या नहीं, या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो वो बता देना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा।